हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 21 के बारे में, और ये पूर्णतः बीपी एसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वेश्चंस को टफ कीजिए, तो मैंने आज ये थोड़ी सी कोशिश ये की कि क्वेश्चंस का लेवल को इंक्रीज किया। अगर आपको आज भी ये सेट ईजी लगे तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, ना कि बिहार एसआई की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है, किस राज्य में, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंजाब का। ठीक है, पंजाब का, जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में, ये कह सकते हैं कि गोविंदगढ़ के पास ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यान मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने के से संबंधित था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता को कहते हैं। समाहर्ता का मतलब क्या होता था? समस्त स्रोतों से राजस्व वसूल करने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ उनके अधिवेशन स्थान को मैच करना है, बताइए। तो चलिए करके एक एक देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर एम.ए. अंसारी, और ये जो थे कह सकते हैं कि 1927 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच होना चाहिए, या तो फिर ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो इन्होंने नासिक की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का डी के साथ मैच कर सकते हैं, बी का डी के साथ मैच ऑप्शन नंबर सी होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, सी का 2 के साथ मैच कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा के साथ साथ त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, और ये हरिपुरा जो 1938 में इन्होंने किया था, और त्रिपुरी जो था वो कह सकते हैं 1939 था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कह सकते हैं शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भक्ति संतों का सही कालक्रम आपको सजाना है, बताइए। कालानुक्रम इनका क्या होगा? सही अनुक्रम में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस बिल्कुल सही होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कबीर सबसे पहले, उसके बाद गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। ऑप्शंस हमारा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 में, गुरु नानक का 1469, और चैतन्य महाप्रभु जो थे, जिनको निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता था, 1486, और उसी तरह से हम बात करें मीराबाई जो कि 1498। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न कह रहा है बुलंदी बाग। ठीक है, बुलंदी बाग, यहाँ पे बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, बताइए। बुलंदी बाग जो है वो प्राचीन स्थान था, कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल ये साइट था, पुरातात्विक स्थल था। कहाँ का? तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1895 में एल.ए. वाडेल ने की थी। ध्यान रखिएगा, एल.ए. वाडेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंधित नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है वो विटामिन कौन सा यहाँ पे है? उस विटामिन का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का नाम होता है, लेकिन राइबोफ्लोविन जो कि विटामिन B2 कह सकते हैं, थायमिन विटामिन B1, और पैराडॉक्सिन विटामिन B6, ये सभी बी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन डी आपका बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया गया था? बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया था, किसने किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतकों के उन्नति के लिए सामाजिक आंदोलन निर्माण करने की दृष्टि से 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया था। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। पढ़ करके एक एक ऑप्शन को बताइए कि राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, सही कथन क्या होगा? देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, और सर्वोच्च सत्ता भारत के जनता में निहित है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बृहत्तम संविधान माना जाता है, तो इसका बृहद होने का कारण क्या है?
इसका कारण ये है कि संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान एक ही में है, इसी की वजह से ये काफ़ी लंबा है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन एक गलत तरीके से मैच किया गया वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। संविधान का भाग और दूसरी तरफ विषय दिया गया, तो बताइए। देखिए हम एक एक करके मैच करते हैं। फिलहाल सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मूल्य कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में शामिल किया गया, ना कि भाग 5 में। तो ये हमारा गलत हो जाए, लेकिन बाकी बिल्कुल सही है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये सभी चीज़ आप याद रखें। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद क्या है? 51 के क, ध्यान रखेंगे 51 के क। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो कि रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था मूल्य कर्तव्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं ये आपको बताना है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते, जिसको टाई कहते हैं, टाई हो उस स्थिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं थी? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ था, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है ये। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि गलत तरीके से मैच कर रहा है। और ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं था, इसका गठन निर्वाचन सुधारों से संबंधित किया गया था। लेकिन बाकी ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको याद रख सकते हैं। सिंधवी समिति जो था, सिंधवी समिति 1987 में गठन किया गया था, पंचायती राज से संबंधित है। साध्वी अली समिति की बात करें तो 1964 में इसका गठन किया गया था। उसी तरह से अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए आपका गलत था। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल 217 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ का संबंध किस अनुच्छेद से है। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ का संबंध किस अनुच्छेद से है? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी 248। ठीक है, 248 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक कि आपको याद रखना है 239। 239 में क्या है मैं आपको बता दूँ, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है दोनों को। 48 और यहाँ पे 239 को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 58वां संशोधन 1987। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस होता है, राष्ट्रीय यानी कि यहाँ पे नेशनल की बात की जा रही है, और ये 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को ही? क्योंकि आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इस वजह से 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। वो पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, 10 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 जनवरी क्या है? 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी कह सकते हैं। क्लियर? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि एक पिंड गति में कहा जाता है यदि। एक पिंड गति में कहा जाता है यदि, क्या होगा? तब कह सकते हैं कि यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में। ठीक है, आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया था।
जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में, और इनको नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, यानी कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, ऑप्शंस ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगी। एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तय की गई दूरी जो है किसके समानुपाती होती है? जब पिंड गिरते हुआ पिंड की बात की जा रही है, तो चलिए इसके लिए हम एक समीकरण देखते हैं। समीकरण क्या होता है कि दूरी बराबर दूरी का संबंध समय के साथ अगर हम देखें क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, हाफ AT स्क्वायर। लेकिन जब वस्तु गिर रहा हो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि GT गुरुत्व के दौरान गुरुत्व के साथ गिर रहा होगा, तो गिर रहा है तो यानी कि प्लस का साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है, मैंने यहाँ पे फार्मूला ही लिखा है। अब इस फार्मूले के थ्रू हम लोग देखेंगे u क्या है। u आपका इनिशियल वेग होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक वेग है वो, तो प्रारंभिक वेग तो जीरो ही होगा, यानी ये जीरो, तो ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। हमारे पास बचा क्या, 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, 1/2 हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, जो दूरी है यानी कि s जो है वो गिरते हुए पिंड किसके समानुपाती होती है? तो यहाँ पे देखिए त्वरण के समानुपाती भी हो सकता है, यानी कि s समानुपाती g भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चंस में त्वरण के साथ तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन गुरुत्वकरण त्वरण का वर्ग तो यहाँ पे है नहीं, जो कि हमारा ये ऑप्शन तो गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो कि समय के साथ भी तो हो रहा है, जो दूरी है वो समय के साथ भी क्या है, समय का स्क्वायर का समानुपाती है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती है, यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच करता है। आई होप कि बात आपने समझ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न क्या है, कांच होता है। कांच क्या होता है? कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर होगा, द्रव होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातज नहीं है? ऊर्ध्वापातज यानी कि इंग्लिश में जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, और ऊर्ध्वापातज का मतलब ये होता है कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हुए बिना वो डायरेक्ट गैस में चला जाता है। ठीक है, गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कपूर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेप्थैलिन की गोली आप देख सकते हैं, और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी के सभी ऊर्ध्वापातज सब्लिमेशन के उदाहरण होते हैं, लेकिन फिटगिरी इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सहसंयोजक यौगिकों के गुण के अंतर्गत हम बात करें तो क्या होता है, यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस में होते हैं, ये भी इनके गुण होते हैं। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, ये इनके गुण हैं। और साथ ही साथ अभिक्रिया जो मंद होती है, ये तीनों के तीनों इनके गुण होते हैं। अभिक्रिया तेज नहीं, ये हमारा गलत होगा, जो कि ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से। देखिए पेयजल में जो नॉर्मली हमारा जो प्रदूषक होता है वो आर्सेनिक और फ्लोराइड होता है, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित जो तत्व है कौन सा है? पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा क्या? तो इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कास्कुटा। देखिए कास्कुटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अमरबेल के नाम से जानते हैं, और एक प्रकार का लता होता है, आपने डेफिनेटली देखा होगा, कई वृक्षों पे लगा होता है, लते की तरह। पिक्चर आप देख लीजिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? यानी हम ये कह सकते हैं मांसाहारी पादप है। ठीक है, कार्निवोरस जिसको कह सकते हैं, कार्निवोरस प्लांट कौन है इसमें? ड्रोसेरा। ठीक है, ड्रोसेरा जो होता है एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये मांसाहारी पादप होता है, कीटहारी पादप होता है, जिसको सनड्यूस के रूप में भी जानते हैं, और इसके करीब करीब 194 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? जलप्रपात के साथ नदी जो दिया गया वो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? देखिए यहाँ पे हम बात करें हुंडरू स्वर्णरेखा बिल्कुल सही है, जोन्हा राढ़ू ये भी बिल्कुल सही है, जो कि ये झारखंड में स्थित है।
और यहाँ पे दसम की बात करें, देखिए दसम तो है लेकिन इसको एक्चुअली हम असली नाम की बात करें तो दासोम कहा जाता है, ठीक है, दासोम कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कभी कभी दासोम भी लिख सकता है। तो दासोम कांची नदी, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी झारखंड में ही पड़ता है। और यहाँ पे जो गलत किया गया वो लोड कोसी नदी, ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए लोड जो है इसको हम लोग बूढ़ी घाटी जलप्रपात के नाम से भी जाते हैं और ये बूढ़ी नदी पर ही स्थित है, ठीक है, बूढ़ी नदी पे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ये गलत तरीके से मैच किया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि पुनमंदा जो झील है वो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। पुनमंदा झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। पुनमंदा झील कह सकते हैं केरल में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कयाल क्या है, कयाल क्या होता है। कयाल जो है वो केरल के लैंगून को कहते हैं कयाल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सिंधु नदी का उद्गम आपको बताना है कि कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर जो झील है वहीं से निकलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से पढ़ करके बताएं कि कौन सुमेलित नहीं है। पर्वत, दर्रा और राज्य के साथ यहाँ पे मैच किया गया और कौन गलत तरीके से मैच किया गया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। सिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही। बॉम्बिडला दर्रा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड, जो कि ये गलत है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम के साथ साथ एक और कह सकते हैं जालेपा दर्रा, ये भी आपका सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियाँ भारत के पश्चिम तरफ से बहने वाली नदियाँ हैं। तो बताइए कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए पश्चिम की तरफ बहने वाली मुख्य जो नदी होती है वो है नर्मदा और ताप्ती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे। यहाँ पे नर्मदा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर, ऑप्शन सी केवल 3। ये सभी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूरब दिशा की ओर बहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो किसे अलग करता है या फिर किसे जोड़ता है, हम ये कह सकते हैं। तो 10 डिग्री चैनल क्या होता है, देखिए 8 डिग्री चैनल एक होता है, एक 9 डिग्री चैनल होता है और एक 10 डिग्री चैनल होता है। इन तीनों को आप याद रखेंगे क्योंकि तीनों से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनको याद रखने के मैंने छोटा सा तरीका ही बताया, जिसको मैं आपको क्लियरली करके वेबसाइट पे बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको ऊपर बताता हूँ। मामी लक्ष्मी छोटी कार में एक छोटा सा ट्रिक है और इस ट्रिक को एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ 8 डिग्री चैनल किसे जोड़ता है। तो मामी मैंने आपको बताया, मामी यानी कि मतलब कह सकते हैं मालदीव और मिनिकॉय से, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय से। उस तरह से यहाँ पे मैंने बोला लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो अलग होते हैं वो 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल से छोटी कार में, छोटी कार का मतलब छोटा अंडमान कार निकोबार, छोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्लियर, और इस ट्रिक को मैं अपने वेबसाइट पर थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैंप कोमेरिन के मध्य स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैट्रोफा कर्कस पाए जाते हैं। जैट्रोफा कर्कस पाए जाते हैं कहाँ पे, बताइए। देखिए जैट्रोफा कर्कस कह सकते हैं कि ये मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके बारे में आपको बताऊं कि ये एक प्रकार का बड़ा पादप होता है जो कि झाड़ियों के रूप में आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में उगता है, ठीक है, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है। सितवे बंदरगाह किस देश में मौजूद है, बताइए। सितवे बंदरगाह इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे क्योंकि सितवे बंदरगाह म्यांमार में पड़ता है जो कि हाल ही में चर्चा में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान, जिसको आसियान का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सदस्य नहीं है। तो बताइए कि इसका सदस्य कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा हम कह सकते हैं ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आसाम से जुड़े 2 चीज़ आपको याद रखना है। पहला पॉइंट जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, मलेशिया में 1967 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलोसॉम होते हैं, एलोसॉम होते हैं, बताइए कि एलोसॉम क्या होते हैं।
जनरली मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग समजात कहते हैं, या फिर कह सकते हैं समजात गुणसूत्र, या फिर इसको ऑटोसोम कहते हैं। जो समान होते हैं 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, समजात गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, जैसे स्त्री में क्या होता है, स्त्री में XX होता है लेकिन पुरुष में XY होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एलोसोम। ठीक है, एलोसोम, तो जिसको ही एक और नाम से जानता है विषमजात गुणसूत्र या फिर एलोसोम कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शंस हम डी को टिक करेंगे क्योंकि लिंग गुणसूत्र था और यही लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। देखिए यूसो रोग जो है वो जापान से संबंधित है, ये तो आपको याद रखना है। और सबसे पहले जापान में यूसो रोग 1968 में फैला हुआ था, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और इसका संबंध पीसीबी से है। पीसीबी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, इसका फुल फॉर्म होता है पीसीबी का, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, इतिहास का वो पहला शासक जिसने स्थायी सेना रखी थी। इतिहास का पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत में ऋग्वैदिक आर्य कहाँ रहते थे। भारत में ऋग्वैदिक आर्य जो है वो कहाँ रहते थे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि सप्त सिंधु क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सप्त सिंधु क्षेत्र में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कौन सही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी। बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका मिलाप 1916 में हुआ था, आप सभी को पता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने देश में युवाओं की एक नई भावना जगाने के लिए महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी के त्योहारों को पुनर्जीवित किया। ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अलीपुर बम केस के सिलसिले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। ये भी सही है, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे। करेक्ट आंसर हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए को, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की ये लेखक यही थे, ये ए नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। इनकी एक और पुस्तक थी, कह सकते हैं बंगाली। ठीक है, बंगाली। अगला प्रश्न, नीचे वर्णित चार रचनाओं में से कौन सा इंसाइक्लोपीडिया है। 4 रचनाओं में से कौन इंसाइक्लोपीडिया, इनमें से आपको बताना है कौन इंसाइक्लोपीडिया। वृहद संहिता। ठीक है, वृहद संहिता बिल्कुल सही आंसर होगा। वृहद संहिता की अगर हम बात करें कि जो रचनाकार कौन थे तो याद रखेंगे वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर पहाड़िया की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही है। कौन एक सही है बताइए। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। बराबर की पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं, बिल्कुल सही। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्णित हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं से समर्पित होने के लिए उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही। आजीविकों के रहने के लिए ही अशोक ने इसको बनाया था, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, जिसको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना 1905 में इन्होंने किया था, ऑप्शन डी को टिक किया जा सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, इससे पहले हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट जो चल रहा था उसी मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चंस, जो कि आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध का संबंध किससे था। देखिए सबसे पहले बात कर लीजिए कि कब हुआ था ये आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध का संबंध, जो कह सकते हैं कि 1817 से 18 में था। और उस वक्त जो लॉर्ड थे वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से लेकर 1823 तक था। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड करने वाले से नहीं होगा, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, इसका महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी जो कि आर.सी. मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तडोबा अंधेरी जो नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? तडोबा अंधारी नेशनल पार्क स्थित है। अगर इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अंधारी, जिसको अंधेरी भी कह सकते हैं, अंधेरी कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में है कि नहीं? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? और वो है महासागर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? और इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था अपने जो पारिस्थितिकी का लेक्चर नंबर शायद 3 था उसमें, ठीक है। तो कोशिका जल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आत्पोद्भिद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? यानी कि ट्रिपल आर की यहाँ पे बात की जा रही है और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने हमारे सीरीज को देखा है इन्वायरमेंट वाली सीरीज को, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। ट्रिपल आर के बारे में आपको क्या बताया था? ट्रिपल आर का मतलब होता है कह सकते हैं रिड्यूस, कम करना, रिड्यूस, और पुनः प्रयोग करना, रीयूज, और पुनः चक्रित करना यानी कि रिसाइकल, ठीक है। यही होता है ट्रिपल आर का मतलब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुकूल माने जाते हैं। अगला प्रश्न, 2011 में सूक्ष्म और वित्त संस्था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि मालेगाम समिति, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां किसे प्रदान की है? और ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कल के वीडियो में ही देखा था। सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, यानी कि सेबी, ठीक है। सेबी के बारे में आपको कई चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को मिला था, याद रखेंगे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डेफिनेटली आपने गेस किया होगा, अजय त्यागी, ठीक है, अजय त्यागी। अगला प्रश्न, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है, जिसको S&P भी कहा जाता है, S&P। स्टैंडर्ड एंड जो पुअर है ये कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। मैंने आपको अपने जो इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है उसमें आपको बताया था कि भारत में कुल रेटिंग एजेंसियों की संख्या 4 है, ठीक है, भारत में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3 रेटिंग एजेंसियां काम करती हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है किसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है, ये जो कथन है किसका है? गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है, ये जो कथन है वो किसका है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अरस्तु का कथन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सही सुमेलित नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखें तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि अवध का विलीनीकरण यहाँ पे किया था, बिल्कुल ये सही है, अवध को मिलाया था, जो कि इसका कह सकते हैं वो हड़प नीति जो चल रहा था उसके अंतर्गत अवध को मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने, बिल्कुल सही है। डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही, जो कि गवर्नर जनरल कह सकते हैं, बना था। लेकिन यहाँ पे गलत किया गया ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड लिटन का संबंध नहीं होना चाहिए प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के साथ। प्रथम अफगान युद्ध हुआ कब था? तो इसको आप याद रखेंगे 1839 से, जो कि 42 तक था, ठीक है। और उस वक्त जो लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल था उस वक्त। तो कह सकते हैं ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दावोस, जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजन होता है, कहाँ स्थित है? दावोस आपको बताइए कहाँ स्थित है? दावोस कह सकते हैं स्विट्जरलैंड का शहर है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
और यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो जनवरी 2020 में जो आर्थिक आयोजन किया गया था, विश्व आर्थिक फोरम का आयोजन, इसमें क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रिस्टल अवार्ड से, और ये दीपिका पादुकोण को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, टिप्पणी एक भारतीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी जो है वो भारतीय लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो टिप्पणी का संबंध गुजरात से, ऑप्शंस बी को टिक करेंगे, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में आधार पर जीवधारी कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला पर आधार में ध्यान रखिएगा, खाद्य श्रृंखला का जो स्तर चढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें सबसे निचला स्तर किसका होता है? और वो होता है प्रकाश संश्लेषी पादप, यानी कि उत्पादप। उत्पादप किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको BIS कहा जाता है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोलकाता में, जिसकी स्थापना कब की थी? 1890। ठीक है, 1890 में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? जनगणना से रिलेटेड आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। तो जनगणना 2011 में जो की गई थी वो स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो मैच किया गया वो क्या है? वो कह सकते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ मैच किया गया, कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बुक्सा जो है कह सकते हैं ये बिहार में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में, इसलिए ऑप्शन हम एक को टिक कर सकते हैं, यही सुमेलित नहीं है। लेकिन नमेरी आसाम बिल्कुल सही, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है? कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है कोयला, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है हमारा, कह सकते हैं कानपुर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 में नगर और सूची 2 में समीपवर्ती नदी के साथ आपको मैच करना। ठीक है, चलिए मैच कीजिए। देखिए, बैतूल कहाँ पे पड़ता है? आप कहोगे बैतूल MP में पड़ता है, और MP में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तापी। ठीक है, तापी बिल्कुल सही तरीके से मैच होगा। जबलपुर, आपको कंफर्म पता है कि जबलपुर जो कि नर्मदा नदी पे पड़ता है, यानी कि C का 2 के साथ होना चाहिए। तो C का 2 के साथ या तो ऑप्शन हमारा A होगा या फिर ऑप्शन C होगा। लेकिन बैतूल के जैसे ही मैंने आपको बताया, बैतूल आपका ताप्ती नदी के समीप पड़ता है, तो देखिए A का 4 के साथ, तो A का 4 के साथ ऑप्शन हमारा B काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन B। उज्जैन कई बार पूछा था, उज्जैन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, उज्जैन शिप्रा नदी पे आपको याद रखना है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये इंद्रावती नदी। ठीक है, तो B का फर्स्ट के साथ ये मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार है। सबसे अधिक कोयले का भंडार है, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कह सकते हैं दामोदर की घाटी में, ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। महासागरीय जलधारा से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको ज्योग्राफी के जो पूरा टॉपिक वाइज कराया गया उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेरू की जलधारा, जिसको पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, और ये प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विषुवतीय रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? इसको समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात कीजिए। मान के चलिए कि ग्लोब है, और विषुवत रेखा क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री, और इसी के समानांतर कहा जा रहा है, इसी के समानांतर कल्पित रेखा, यानी कि जो ये रेखाएं खींची जाती है ये क्या है? तो आपको कि ये रेखाएं जो खींची जाती है वो अक्षांश कहलाता है, यानी कि अक्षांश रेखा, ऑप्शन E करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार में भीड़ भरे शिविरों के लिए किस द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की योजना बना रहा है? तो इसके बारे में आपको बताया भी था, भाषण 4 द्वीप। ठीक है, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि पहली बार होने वाला राज्य ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेज़बानी किस राज्य को करनी है? यानी कि ड्रैगन फ्लाई जो त्यौहार है वो कौन से राज्य को करनी है बताइए, और वो जो राज्य है वो कौन है? केरल, ऑप्शन C बिल्कुल सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? बताइए कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है?
ओजोन छिद्र का मतलब होता है कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत को कम करना, कम होना, ठीक है। क्षोभ मंडल में ओजोन की जो मोटाई है उसको कम होना, उसको कहते हैं ओजोन छिद्र, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ के तट पर स्थित है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसके तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तट पे है तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्शन के साथ आपको बताना है कि कहाँ पे है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग यानी कि स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश या फिर कह सकते हैं जीनस के अंतर्गत आते हैं? जीन्स के अंतर्गत आते हैं, बताइए। और मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में, अगर आप देखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारे ट्रिक वाली वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सोलेनम कुल के संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 80 क्वेश्चन जीके जीएस का कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की क्वेश्चंस को, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि x + 1/4x = 5/2 दिया गया, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? x + 1/4x = 5/2 दिया गया, ठीक है। लेकिन हमें जो निकालना है वो 64x⁻6 प्लस में 1 और इसके बटे में दिया गया 8x3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करके इसको अलग अलग कर देते हैं। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x3 और प्लस में नीचे आपका 8x3 कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका हम क्यूब कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुना कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ मैं 2 से गुना कर दूँ तो कुछ कंडीशन ये इस तरह से हो जाएगा। बताइए, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ मैंने 2 से गुना किया, तो दोनों तरफ 2 से जब गुना करेंगे तो ये 2x + 1/2x हो जाएगा, राइट साइड में 5 के बराबर, ठीक है। अब हम दोनों का क्यूब कर देंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो ये हमारा देखिए आ जाएगा। लेकिन हम क्यूब पे नहीं बनाते, इसका मैंने थोड़ा सा तरीका आपको बता रखा है कि a + 1/a = अगर p दिया गया तो उस कंडीशन में डायरेक्ट क्या करते हैं, PQ माइनस जो कि 3p कर सकते हैं, PQ माइनस 3p यानी कि 3 × 5। तो बताइए कि 125 - 5 × 15 बराबर कितना, 110। करेक्ट आंसर है कि नहीं? तो ये किसका निकला है? तो ये डायरेक्ट आपका निकला होगा, इसका क्यूब किया गया 8x3 + 1/8x3 बराबर जो कि 110 के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि sec² θ + tan² θ बराबर 5/3 दिया गया। यहाँ पे लिखा गया कि sec² θ + tan² θ = 5/3 दिया गया, ठीक है। तो हमसे पूछा कि tan2 θ की वैल्यू बताइए क्या होगा। tan2 θ की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसको tan के फॉर्म में तोड़ दे तो आपको पता है क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि sec² θ माइनस में tan² θ = 1 होता है। अगर मैं sec² θ की जगह पे 1 + tan² रख दूँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। 1 + tan² θ यहाँ पे रख देते हैं, 1 + tan² θ और प्लस में आपका tan² θ ऑलरेडी यहाँ पे राइट साइड में 5/3, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 tan² θ, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 tan² θ = 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 5/3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको होगी 2/3, ठीक है। 2/3, 2 से 2 खत्म, राइट साइड में 1/3 बचा। तो tan θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा उधर से तो 1/√3 इधर चढ़ेगा। और आप ये बताइए कि कितने, अगर tan के रूप में देखिए 1/3 किसका होता है, तो आपको कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो 1/3 होता है, 1/√3 होता है। तो tan से tan खत्म, तो θ की वैल्यू कितनी निकल गई, आपको होगा कि 30 डिग्री निकल गई। जब 30 डिग्री θ की वैल्यू निकल गई तो अब हमें tan2 θ निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। tan2 θ यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है कितना है, √3। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक की नियुक्ति किया गया, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य आयु क्या होगा, यानी कि औसत आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि 30 शिक्षकों का जो औसत था, ठीक है, 30 शिक्षकों का औसत जो था x था। तो कुल अगर हम बात करें, कुल योग उनका कितना हो जाता है, कुल आयु की अगर हम बात करें तो 30x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 वर्ष की आयु के एक शिक्षक चले जाते हैं। चलिए 60 वर्ष की एक आयु, टोटल आयु ये हो गया, उसमें से 60 वर्ष के चले जाते हैं, लेकिन 30 वर्ष के एक नए आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि हमें औसत निकालना है,
एक चला गया और फिर से एक आ गया तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि शिक्षक फिर से 30 ही शिक्षक है। 30 शिक्षक थे, पहले एक शिक्षक चले गए और फिर से एक शिक्षक आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नंबर तो उतना ही रहा, 30 ही रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या आता है तो 30x माइनस 30 हो जाएगा और नीचे आपका 30। यहाँ से मैं 30 कॉमन कर लेता हूँ तो x माइनस 1 और नीचे आपका 30, तो 30 से 30 खत्म तो x माइनस 1 आया। अब x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, पहले हमारा औसत x था लेकिन अब औसत जो x माइनस 1, तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन पे पूछा गया कि उनकी माध्य आयु क्या है, तो 2 वर्ष घट जाएगी, 6 माह घट जाएगी, 1 वर्ष घट जाएगी, तो 1 वर्ष घट जाएगी। कह सकते हैं पहले x था, अब यहाँ पे x माइनस 1 हो जाता है, 1 वर्ष घट जाएगी। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मोटर बोट नदी के अनुप्रवाह में कुछ दूरी जो है 3 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह में तय करती है और आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि यदि पानी की गति जो है यानी कि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो डिस्टेंस था d था, ठीक है डिस्टेंस d था, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा की दिशा में क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम हो जाता है, तो बोट प्लस स्ट्रीम करेंगे, लेकिन हमें बोट की चाल हमें क्या करना है, बोट की चाल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं b और स्ट्रीम की जो चाल दी गई है 1.5 है। ठीक है, इस तरह से, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है, तो 3 घंटे का समय लग रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से कह रहा है कि और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी, यानी कि डिस्टेंस आपका उतना ही है, लेकिन प्रवाह के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्पीड दोनों का तो वही होगा, बोट स्ट्रीम माइनस बोट की स्पीड माइनस में आपका स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि अब ये कितने जो हो जाएगा तो कितने समय में लग रहा है, 3.5 घंटे में पूरा करते हैं, यानी कि 3.5 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ पे d को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर d को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b प्लस 1.5 और उसी तरह से इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 इंटू बी माइनस 1.5। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ हम लोगों ने d को इक्वल कर दिया, डिस्टेंस दोनों बराबर है तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 3b प्लस में इसको कर सकते हैं जो कि 15 या 45 आपका हो जाएगा, और 3.5b और माइनस में देखिए इसको हम गुना नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ताकि आपको आगे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए b को एक जगह कर लेते हैं और बाकी को एक जगह करते हैं, यानी कि 4.5 तो यही रहेगा, माइनस में उधर है आपका 3.5 इंटू 1.5, और अगर देखिए 3.5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0.5b इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5 में कॉमन कर लेता हूँ ताकि हमें आसान हो जाए, और यहाँ पे देखिए 3.5 रह जाएगा, 0.5 इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं 5 दिए 15 3 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में यहाँ पे कितना आ गया, इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 6.5। ठीक है, 6.5 राइट साइड में बी, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यह बी क्या निकल रहा है, बी जो है स्पीड निकल रहा है, बोट की स्पीड। तो 5 × 15 6 × 18 19, यानी कि 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकेंड में पार कर लेती है। जब ट्रेन 12 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है तो आपको पता है कि उस कंडीशन हम लोग ट्रेन की लंबाई के साथ साथ और कुछ नहीं जोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई, खुद अपनी ट्रेन की लंबाई जो है खुद को ही पार करती है, तो हम यहाँ पे 12 कर सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन पुल की हो या फिर प्लेटफॉर्म की हो, नदी की हो, उस कंडीशन में प्लेटफॉर्म की लंबाई, नदी की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई को भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, पार कर लेती है, तदनुसार वह जो कि 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने में पार करेगी। तो देखिए 250 मीटर लंबी सुरंग है तो उस सुरंग के साथ साथ ट्रेन अपने लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि 150 प्लस 250 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 और नीचे आपका पार करने में मानते हैं कि 1 सेकंड लगता है। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 3 15, 8 5 40, 3 चौका 12 और 8 चौका 32, यानी x बराबर कितना होगा, 32 सेकंड में पार कर लेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर QR है। चलो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है PQR, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ जो है वो PR के बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि QPR का जो कोण है वो R के बाह है, यानी कि R के बाह जो यहाँ पे मान के चलते X कोण बनता है, तो ये इसका आधा है।
ठीक है। अगर वहाँ पे x कोण बना रहा है तो यहाँ पे x/2 कोण बना रहा होगा। अब आपको पता है कि अगर हम एक रेखा पे, अगर एक लाइन पे कोण बना, कोई रेखा खींच देते तो ये कितना होगा, रैखिक युग्म से कितना 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये अगर ये x है तो हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, 180 - x होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो कोण बन रहा है 180 - x बन रहा है। अब बात करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो देखिए त्रिभुज के P, Q और R अगर हम देखें तो बराबर कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। P के जगह पे कितना रखेंगे, P के जगह पे x/2 रखेंगे। Q के जगह पे क्या होगा, देखिए Q जो है आपको पता है कि ये दोनों जो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये जितना एंगल होगा वो भी इतना एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 - x ये है तो ये भी 180 - x ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 × 180 - x कर लेते हैं, डायरेक्ट 2 बार ना लिख करके एक ही बार को मैंने 2 से गुना कर दिया। राइट साइड में 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। x/2 को मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ, इधर करूँगा तो 360 - 2x बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा जो कि चलो 360 - 180 और बराबर में 2x - x/2 कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 360 में से 180 गया तो 180 बचा और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 4 यानी कि 3x/2। तो 3x/2 यानी कि 60 और x की जो वैल्यू निकली कितना निकला, x की वैल्यू 120 डिग्री, x की वैल्यू 120 यानी कि ये कोण आपका 120 निकल गया। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चंस में तो पूछा है कि QPR इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो x/2 120 का x/2 करेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बना लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज दिया गया, चलो हम उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पे साइड से मतलब होता है, साइड हमारा 12 दिया गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या तथा अंत त्रिज्या का अंतर हमें बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि बाह्य त्रिज्या क्या होता है। बाह्य त्रिज्या जब निकालते हैं उसका डायरेक्ट मैंने फार्मूला आपको कई बार बता रखा है कि a/√3, ठीक है, a/√3 बाह्य त्रिज्या के लिए। तो बाह्य त्रिज्या अगर साइड हमारा जो कि 12 है तो 12/√3 करेंगे तो कितना होगा, 12/√3। तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 4√3, ठीक है, 4√3 ये हो गया। उसी तरह से अगर हम अंत त्रिज्या निकालें, देखिए अंत त्रिज्या का अंतर हमें निकालना है, तो दोनों का अंतर यानी अंत त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अंत त्रिज्या बराबर क्या होता है कि a/√3, ठीक है, 2√3 12 रखेंगे, यहाँ पे 2√3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे 6 और आपका फिर से हो जाएगा जो कि 2√3, ठीक है, 2√3। अब इन दोनों का अंतर निकालना था, बाह्य त्रिज्या का और अंत त्रिज्या का अंतर, यानी कि 4√3 में से 2√3 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपको होगा कि 2√3, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, 2√3 बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो कि 51 है। क्वेश्चन नंबर 88 कैसे करते हैं, जब आपके पास औसत दिया गया 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, यानी कि औसत का मतलब बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या 51 दी गई है, तो इससे पहले हम सम संख्या ले लेंगे और इसके बाद के सम संख्या ले लेंगे। 4 क्रमागत सम संख्या ही लेना है, तो इसके पहले 50 और इसके पहले जो कि 48, इधर आपका 52 और इधर आपका 54, जो कि सम संख्याओं का औसत था ना, तो सम संख्या क्या होगा, 48, 50, 52 और 54। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि तीसरी संख्या बताइए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी संख्या 52 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला जो प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 के पावर x है और प्लस में 27 के पावर में जो कि लिखा गया x - 1/3, ठीक है, और राइट साइड में जो कि कितना है 972। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 3 के फॉर्म में तोड़ते हैं, क्योंकि 27 के फॉर्म में तो है नहीं, 27 का स्क्वायर या फिर क्यों कुछ भी तो है नहीं, तो हम इसको 3 के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो 3 के पावर 3 होगा। अब मैं 3 से गुना कर लेता हूँ ऊपर में, तो 3x वहाँ पर हो जाएगा और माइनस में आपका जो कि 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये बात समझा किस तरह से किया गया। 27 का क्यू करेंगे, 27 के अगर हम क्यू करते हैं 3 के पावर 3 होगा, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3x यहाँ पे और इसी के 3 के साथ यहाँ पे, तो 3 खत्म, सिर्फ और सिर्फ -1, ठीक है। राइट साइड में क्या बचा, 972 जेव करते हो। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की बात है, सॉरी, 3 के पावर में 3x रखता हूँ और यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3x, लेकिन यहाँ पे अगर -1 है तो कहने का मतलब नीचे आपका 3 होगा, तभी तो आधार से में तो पावर घटता है।
राइट साइड में हम 972 लिख सकते हैं। ऊपर मैं 3x कॉमन लेता हूँ, 3 के पावर 3x मैंने कॉमन लिया तो 1 + 1/3 यहाँ पे बचेगा, राइट साइड में 972। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 के पावर 3x और इसको करेंगे तो कितना होगा 4/3 और बराबर में 972। 4 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 72 है तो आसानी से कट ही जाएगा। देखिए 4 दूनी के 8 कह सकते हैं, 1 4 चौका 16 और 3 चौका 12, 243 बराबर में 243। अब आ गया हमारा राइट आंसर, देखिए बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 3 के पावर 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3x बराबर हो गया 243। अब आप ये बताइए कि 243 3 के फॉर्म में कितने के पावर में है, तो 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 बराबर 243। तो देखिए सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है ना, अच्छा यहाँ पे देखिए बटा में 3 एक बचा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 3 के पावर 3x - 1 हो जाएगा, राइट साइड में 3 के पावर 5। ठीक है, अब तो कोई यहाँ पे 1/3 था ना, तो यहाँ पे 1/3 ऊपर माइनस में चला गया, तो 3x - 1 = 5 और x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बराबर में 6 होगा, 6/3 करेंगे तो 2, x के जगह पे 2। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा और तरीका आप कर सकते थे कि डायरेक्ट आप यहाँ पे जो मैंने कॉमन 1/3 लिया, यहाँ पे x - 1 भी कॉमन लिया जा सकता था। 3 के पावर x - 1 अगर आप कॉमन लेते तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते तो, और ये थोड़ा सा ईजी बन जाता इधर से अगर हम कॉमन लेते तो। ठीक है, तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं, कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अमर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, अमर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और उसी के साथ जो रमन है, रमन उस कार्य को 15 दिन में ही खत्म कर सकता है। तो यदि दोनों मिलकर के कार्य करें, तो देखिए दोनों मिलकर के अगर हम कार्य करते हैं तो कितना होगा, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30 और यहाँ पे 1 और इसकी एफिशिएंसी 2। ठीक है, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन में कितने यूनिट खत्म करते हैं, एक दिन में 3 यूनिट खत्म करते हैं, लेकिन हमें खत्म करना कितना है, 30 यूनिट का काम खत्म करना है। एक दिन में 3 यूनिट, तो कह सकते हैं कितना दिन में खत्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि तो 4 दिनों में कुल कितना, 4 ही दिन हमें कराना है और यहाँ पे देखना है 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 4 से गुना करते हैं, 4 दिन में कितना यूनिट, तो 4 दिन में 12 यूनिट खत्म होगा। टोटल 30 यूनिट था, 12 यूनिट खत्म हुआ, तो कितना परसेंट अगर निकालना है, तो 12 ऊपर नीचे 30 जो कि 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 चौका 12, यानी कि 40% कार्य जो है वो खत्म हुआ। ये थी हमारी आज की कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल में 4 सीटें खाली हैं। ठीक है, इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, फैक्टोरियल आप निकाल लो। 4 सीटों पे बैठाना है, 4 कह सकते हैं कि 4 सीटों पर 4 आदमी को बैठाने का तरीका जो है वो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 कैसे तोड़ते हैं, सॉरी फैक्टोरियल अगर 4 तोड़ना है तो हम पीछे से क्या करते हैं, 4 3 2 और 1। तो देखिए 4 3 12 दूनी की 24, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 6:45 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच जो निर्मित कोण है उसमें छोटा कोण की माप हमें बताएं। देखिए छोटा कोण की माप कितने में, 6:45 पे। कैसे करते हैं, सिंपल सा एक फार्मूला होता है, क्या होता है 30 घंटे और यहाँ पे 11 मिनट जो कि बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे हम जो कि माइनस का साइन नहीं देते, दोनों में से किसी का भी हम सिर्फ और सिर्फ हमें डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 गुने घंटा कितना है, 6 रख दिए, और 11 गुने मिनट का है कितना, 45/2। 180 उधर हो गया, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44 × 5 = 29 और बटे में 2। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 और इसको हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है ना, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44 और यहाँ पे 49 होगा ना, सॉरी 49। अब इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 24 दूनी की 48 और यहाँ पे जो कि 7 दूनी की 14.5। ठीक है, 247.5। अब यहाँ पे डिफरेंसेस इनों का देख लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंसेस कितना हो जा रहा है, लगभग 8 6 के अंक की कह सकते हैं कितना हो जा रहा है डिफरेंसेस, जो कि 67.5। ठीक है, 67.5 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है, चलिए देखिए हम मानते हैं कि आज हमारा आज का दिन है। ठीक है, ये आज का दिन है, तो आने वाले 2 दिनों के बाद जो कि फ्राइडे आता है, यहाँ पे हमारा फ्राइडे है, ये आज का दिन है। ठीक है, इसको मैं टुडे लिख देता हूँ, टुडे, और ये आज के दिन के 2 दिन के बाद फ्राइडे आता है,
क्लियर, 2 दिन के बाद फ्राइडे आता है, तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, यानी बीते कल के 2 दिन पूर्व हमारा कौन सा दिन आएगा, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये दिन जो होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, आपको पता है कि हर दिन जो होता है रिपीट होता है 8वें दिन पे, यानी कि फ्राइडे यहाँ पे होगा, फ्राइडे जो होगा यहाँ पे होगा, यानी इससे एक दिन पहले सैटरडे, बिल्कुल सही आंसर है सैटरडे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ए जो है वो बी से 3 वर्ष बड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर बी एक्स है तो ए जो होगा एक्स प्लस 3 होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है और सी से 3 वर्ष छोटा है। कौन, ए जो है वो सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि एक्स जो है सी जो है वो एक्स प्लस 6 होगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि जबकि बी और डी जो है जुड़वा है, बी और डी जुड़वा है, यानी कि जो जितना आयु का बी है उतना ही आयु का डी भी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सी डी से कितना बड़ा है, सी और डी से कितना बड़ा है, तो कह सकते हैं कि 6 वर्ष बड़ा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं, 6 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 100 बिल्लियाँ 100 चूहे को 100 दिनों में मारती हो तो बताइए कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको MDH वाले फार्मूले पे आप बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, जो कि यहाँ पे वर्क 1 वर्क 2 लिख सकते हैं, आपका 1 1 ये हो गया, 2 2 2 हो गया, ठीक है। बस इसी पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैन के जगह पे यहाँ पे मानते हैं कि 100 बिल्लियाँ दी गई हैं, 100 बिल्लियाँ, दिन दिया गया जो कि 100 दिनों में। काम क्या कर रही है, तो चूहे को मारने का काम कर रही है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 100 दिन चूहे को लिख देते हैं, वर्क के जगह पे चूहा, ठीक है। अब M2 के जगह पे 4 बिल्लियाँ हैं, तो 4 बिल्ली कितने दिनों की पूछा जा रहा है, कितने दिनों में, x मान लेते हैं, और कितने चूहों को मारा है, 4 चूहों को, तो 4 यहाँ पे रखा। अब देखिए 4 से 4 खत्म, 100 से 100 खत्म, x की जो वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 के बराबर हो गई। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 की चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 पे 10 मिनट पूर्व है। देखिए क्वेश्चंस का मतलब ये कह रहा है कि जो अध्यक्ष थे वो 12:30 में से 10 मिनट जो कि पूर्व ही आ गए, यानी कि वो 12:20 पे आए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए थे, यानी कि अन्य जो सदस्य थे वो 20 मिनट बाद आए होंगे। कहने का मतलब कि 20 जो कि अगर 20 मिनट बाद आए होंगे तो वो लोग कब आए हैं, वो लोग आए हैं जो कि 12:40 में, ठीक है, 12:40 में। तो क्वेश्चन में आगे भी कह रहा है कि जो कि 30 मिनट देरी से आए थे, यानी कि जो स्टार्ट होने वाला था इंटरव्यू उससे 30 मिनट की देरी से आए थे। तो आए कितने बजे थे, स्टार्टिंग जो होने वाला था वो कितना होने वाला था, 12:10 में स्टार्ट होने वाला था, वो लोग सभी पहुंचे थे 12:40 में, जो कि 30 मिनट की देरी से। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, 12:10, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो कि अंत में आएगा। अंत में आने का मतलब जो कि लास्ट में आएगा। देखिए सीता यहाँ पे जो कि पहले आ जाएगा, सबसे लास्ट में आपका बी आएगा, सिकंदर, ठीक है। बी आएगा जो कि एस के बाद आई आता है, और यहाँ पे देखिए सिकंदर जो कि लास्ट में आएगा, सभी से बाद में आएगा, ठीक है। सबसे पहले जो कि सौरेश्वर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सीता, उसके बाद श्याम, और लास्ट में हमारा सिकंदर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, चलो उत्तर को हम चलते हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, उत्तर में चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, दाएं यानी कि राइट हैंड की तरफ मुड़ जाते हैं, राइट हैंड की तरफ मुड़ने के बाद पुनः दाएं मुड़ते हैं, फिर से राइट हैंड की तरफ में मुड़ गया, राइट हैंड की तरफ मुड़ते हैं और पुनः बाईं ओर मुड़ जाते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ फिर से मुड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आपका मुख किस दिशा में होगा। अब वो मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो आप कहोगे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में। राइट आंसर बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिकोण आपको बताना है। चलिए यहाँ पे हम पहले फिगर को बना लेते हैं। फिगर कुछ हमारा इस तरह से दिया गया, यहाँ पे एक डायगोनल खींचा गया, उसके बाद एक बीच में क्रॉस किया गया, और यहाँ पे एक लाइन टच करता है। सिंगल वाले देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सिंगल वाला 4, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, 4 काउंट हो गया। अब उसके बाद डबल देखते हैं, डबल को देखें तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर 1 बन गया, ठीक है, 1 हो गया ये। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो 1 हमारा यहाँ पे बन जाएगा, 2 यहाँ पे है, और एक टोटल को यहाँ पे देख लेते तो 3 यहाँ पे हो जाता है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 4 और 3 7। अब इसमें और तो कुछ नहीं बन सकता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, टोटल 7 इसमें त्रिकोण बन सकते हैं, यानी कि त्रिभुज बन सकते हैं, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि -4 वाट, चलो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए -4 वाट 1 3.5
यहाँ पे हाँ ठीक है 8.5। अब हमें बताना है कि मिसिंग नंबर पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, हम अगर देखिए इस तरह तो हम देख नहीं सकते, यहाँ पे से देखते हैं इसमें क्या है 2.5 जोड़ा गया। उसी तरह से अगर इसमें देखें तो क्या है, इसमें भी आप देख सकते हो कि 2.5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2.5 को ऐड किया गया, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 2.5 और इसमें भी 2.5। तो अगर हम -4 में 2.5 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, माइनस कह सकते हैं 1.5 ही आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1.5 में अगर फिर से 2.5 को जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही पैटर्न बैठ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।